हाँ जी, बहुत क्लास की बंद करी। हाँ वीआई का इंस्टॉल नहीं हो रहा सर मेरे में। विंडोज 7 है क्या? है नहीं है, दिखाओ क्या कह रहा हूँ। नीचे क्लास नहीं क्यों बंद की? नीचे क्लास बंद क्यों कर दी? मुझे लग रहा था मैं मोटा होता जा रहा हूँ दिन पे दिन। नहीं नहीं, पाओगे डल गया होगा, ये तो होने की बात है। अरे नहीं हुआ, विंडोज कौन सी है? नहीं है विंडोज तो। होम एडिशन नहीं कर पाओगे, होम एडिशन में स्टैंडर्ड चाहिए कम से कम, या फिर प्रोफेशनल चाहिए विंडोज का। नहीं कर पाओगे इसमें इंस्टॉल, होगी नहीं इसमें इंस्टॉल। 10 होम वाले तो इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे, या तो प्रोफेशनल हो या मिनिमम स्टैंडर्ड से भी ऊपर ही होना चाहिए। वैसे तो मिनिमम प्रोफेशनल में भी उसमें भी दिक्कत आती है, स्टैंडर्ड में भी। क्या पढ़ा है? तब पाउडर भी आई उसका हमसे पढ़ा था कद्दू। इसी चलाने के दिन अच्छे क्या? हाँ फैन फैन सारे चले गए। पर आपने फैन नहीं चलाते। कमरे में घुसते ही लगा है थोड़ा सा ऐसे। चलो भाई। नामिका ऑनलाइन भी हो, इतिहास में भी हो, ऑनलाइन हटाओ जल्दी, ऑनलाइन हटाओ। क्यों क्या हो गया? यहाँ दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा? सर एक्सेल से मैंने डेटा इंपोर्ट किया था। हाँ कंटेंट रखना। हाँ डेटा इंपोर्ट किया एक्सेल से मैंने, और भी है लेकिन उसके बाद उनका ऑपरेशंस हो नहीं गया। हाँ आज आज तो कल हमने सिर्फ क्या सीखे थे, कनेक्टर सीखे थे। हाँ करेक्ट करके नहीं देखा था, करते हुए कुछ और काम होता है। ठीक है, चलो गाइस शुरू करें। कल गाइस हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज सीखी थी कि कनेक्टर क्या होता है। ये कौन ज्वाइन करके बैठा है दूसरी मीटिंग? भगवान कसम में लोगों से दुखी आ गया आज कहते कहते कि दूसरी मीटिंग ज्वाइन ना करें। लोग पता नहीं ओल्ड मीटिंग को क्यों ज्वाइन कर लेते हैं। ये पूजा मीटिंग में हो आप?
ये पूजा ही है। गाइस देखो एक चीज समझ लो, मैं हर क्लास के अंदर आपको एक नया लिंक देता हूं, पुराना लिंक पिछली किसी क्लास के लिए काम नहीं करता, ठीक है, समझ गए। आपको जो भी नया लिंक दिया जाएगा आप अपनी मीटिंग उससे ज्वाइन किया करो। जो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी पुराने लिंक को क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन ना करे। मैं कभी ही पुराने लिंक की मीटिंग को ज्वाइन करता हूं, समझ गए। हर रोज हर क्लास में नया लिंक होता है। सच में अब छोड़ा है पूजा ने, पूजा ही थी वो, पूजा ही ज्वाइन करके बैठी थी। आज सुबह से दुखी हो गया हो, 2-2 3-3 मीटिंग लोग ज्वाइन करके बैठे हैं। कोई पुरानी ज्वाइन करके बैठे, कोई उससे पुरानी ज्वाइन करके बैठा है। और नेक्स्ट टाइम से जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो सब लोग अपना ड्यूकेट आईडी भी यूज करेंगे लॉगिन पर। जिसका ड्यूकेट आईडी ऑनलाइन के लिए नहीं होगा, लॉगिन करते हुए अगर आपका ड्यूकेट आईडी नहीं लिखा, मैं इनको क्लास के आउट कर दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन का तो मुझे सबको पता है, ऑनलाइन का मुझे किसी का नहीं पता, तो ऑनलाइन मुझे चाहिए। यहां पर सबकी ड्यूकेट आईडी उनके नाम से पहले या उनके नाम के बाद लिखा होना जरूरी है। जिसकी ड्यूकेट आईडी नेक्स्ट टाइम से क्लास में नहीं होगी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनको क्लास के बाहर कर दिया जाएगा। पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो गाइस शुरू करते हैं पावर बीआई पे काम। देखो कल हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ ये समझा था कि पावर बीआई में कनेक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन अभी तक हमने पावर बीआई से कोई डेटा रिट्रीव नहीं किया, पावर बीआई में कोई डेटा नहीं किया। हमने ये भी समझा कि 2 मोड होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है इंपोर्ट मोड, दूसरा होता है डायरेक्ट क्वेरी, तीसरा होता है कनेक्ट लाइन, जिनमें हमने 2 कर लिए थे। इंपोर्ट मोड मतलब वेरी गुड, और डायरेक्ट क्वेरी मतलब कोई लोकल कॉपी नहीं बनती, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखा देता हूं गाइस कि मैं कौन सा डेटा यूज करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद ये डेटा मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। आज हम अलग अलग सोर्स से डेटा रिट्रीव करेंगे और उसको रिट्रीव करते हुए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये चीजें। नंबर 1, मेरे पास यहाँ पर अलग अलग सोर्स में डेटा है। अच्छा, मैं फाइल का ही यूज क्यों कर रहा हूं? देखो गाइस, फाइल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अगर मैं सर्वर करूंगा तो कैसे दूंगा? तो सर्वर में यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया, पूरे सर्वर के डेटा को फाइल टाइप में कन्वर्ट कर लिया है और ये फाइलें आपको दी जाएंगी, आप इन्हीं फाइल से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे कनेक्टर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरे पास एक्सेस में फाइल है, मेरे पास CSV में फाइल है, मेरे पास PDF में फाइल है, मेरे पास फोल्डर में फाइल है, एवरीवन। इन सबका स्ट्रक्चर सेम है। तो हम इन सारे एग्जांपल्स को आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने से पहले आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेगी, तब पावर बीआई के अंदर डेटा इंपोर्ट होगा। कोई ज्यादा फास्ट हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा है। देखो पावर बीआई एक काम और भी करता है। जब भी आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो वो अपने डेटा पर, अगर फाइल टाइप है तो डेटा पर कुछ और चीजें इंप्लीमेंट करता है, जिनमें पहला काम है डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डेटा टाइप डिक्लेयर करना। डेटा टाइप तो सबको पता है क्या होती है ना। और जब पावर बीआई ऐसा करता है तो कई सारे इश्यूज आपके सामने आ जाते हैं, जैसे कि इस डेटा को देखो जरा, थोड़ा हैवी डेटा है। मैंने लगभग 18 लाख रिकॉर्ड्स में बनाए हैं, ठीक है। 18 लाख बनाने का रीजन ये है गाइस, क्योंकि आपको पता है एक्सेल की लिमिट जो होती है 10,48,576 होती है। तो पावर बीआई के 18 लाख रिकॉर्ड को हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, इसलिए मैंने बनाया। कोई जरूरत नहीं थी इसको बनाने की, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज और भी किया है मैंने। वो ये कि इसमें शुरू के जो 3000 रिकॉर्ड है उनकी डेट इंडियन डेट फॉर्मेट के साथ मैच करती है। एक्चुअली नहीं की मैंने, ये करती है। क्यों करती है? क्योंकि शुरू के जो 3000 रिकॉर्ड्स हैं उनमें डेट है
1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 यानी कि 12 तक। समझ में आ गया? और 12 तो दिसंबर भी होता है तो 12 तारीख भी होती है, करेक्ट? तो फर्स्ट 3000 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं। टोटल आप फाइल अगर देखोगे तो आपके पास टोटल मिलाकर के 18 लाख 788 समथिंग है। बहुत हैवी फाइल है ये, 58 MB की फाइल है गाइस, काफी कुछ सीखना है आपको। तो यहां प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझो। प्रॉब्लम ये है कि मैं जिस फाइल से डेटा इंपोर्ट करने जा रहा हूं उसमें मैंने डेट का फॉर्मेट यूएस रख दिया। क्या रख दिया? और मेरे कंप्यूटर में जो डेट फॉर्मेट है वो है इंडियन। अब पावर बीआई जब भी किसी फाइल सिस्टम से डेटा उठाता है तो अपने आप कुछ कन्वर्जन करता है। किसके कन्वर्जन करेगा? वो क्या करेगा, इसमें आने वाले डेट कॉलम की वैल्यूज को वो इंडियन डेट में प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। और इंडियन डेट में यहां पे क्या होता है, मंथ मिडिल में होता है या पहले होता है? या मंथ पहले होता है यूएस में, और इंडिया में क्या होता है, मिडिल में होता है। तो इंडिया में वो ढूंढने की कोशिश करेगा मिडिल में 16 को, राइट? वो से मिलेगा नहीं, इससे 16 का मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा। सॉरी, यूएस के अंदर तो 12 पहले मिलेगा, 16 मिडिल में मिलेगा। इंडिया में इसको मिलेगा 16 मिडिल में, जबकि 16 होना चाहिए था पहले। ये क्या करेगा, ये कहेगा एरर है भाई, तुम्हारे डेटा में एरर है। और तुम देखोगे कि जब तुम उस डेटा को उठाने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स, लेट्स चेक इट प्रैक्टिकली। सर बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम का ही रखता है। हाँ, जो भी सिस्टम है आपका, जिस भी लोकेशन पर है वही रखा जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना गाइस? मेरे सिस्टम में तो यूएस का डेट का फॉर्मेट। हाँ, तो यूएस का लेगा वो, ठीक है। अब गाइस देखो क्या हुआ, मेरा सोर्स आपको पता है, मैंने अभी जो फाइल ली वो CSV है, कॉमा से सेपरेट था ना डेटा, तो मेरा कनेक्टर भी यहां पर क्या होगा, और CSV को हम कहां से ले सकते हैं, टेक्स्ट से ले सकते हैं। मैंने जैसे ये किया और अपने उस लोकेशन पर पहुंचा जहां पर मेरा डेटा है, राइट, डेस्कटॉप पर हमारा डेटा इस फोल्डर के अंदर, न्यू बैच के अंदर, 5 बजे वाले बैच के अंदर, सैंपल डेटा के अंदर डेमो डेटा, ये थी वो 58 MB की फाइल। अब देखो नोटपैड में ऑन होने में भी कितना टाइम ले रही थी यार, स्लो हो रहा था। लेकिन पावर बीआई इनिशियली, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है, इंपोर्ट मोड है, पता है ना आपको, फाइल टाइप में हमेशा कौन सा मोड होता है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा भाई। 18 लाख रिकॉर्ड को कॉपी करने के लिए 1 2 4 सेकंड कुछ तो दोगे ना, है ना? तो यहां पर जैसे मैंने ये किया, ओपन किया, ओपन करते ही मुझसे क्या पूछेगा कि जो डेटा आप लोग ले रहे हो वो बेसिकली टैबुलर फॉर्म में नहीं है, इनके स्ट्रक्चर डेटा नहीं है। स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर हमने लर्न किया था, करेक्ट? तो यहां पर इसने खुद ही आपको एक कमांड दी, और इस विंडो को बोला जाता है नेविगेटर विंडो। कौन सी विंडो बोलते हैं गाइस? याद रखना, कनेक्टर टू कनेक्टर नेविगेटर विंडो भी बदलती है, 100% बदलती है। ये कभी भी सेम नहीं होगी। अभी ऐसी है, थोड़ी देर बाद दूसरी हो जाएगी। सब में अलग अलग होती है, सब में अलग अलग होती है, ठीक है? तो यहां पर इसने डेटा को पहले ही स्कैन किया, और स्कैन करके इसने देखा कि जो डेटा मैं भी रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा हूं वो टैबुलर फॉर्म में नहीं है, राइट? जो कि CSV से भी पता चल गया इसको। तो इसे उस डेटा को टैबुलर फॉर्म में लाने के लिए अपने डेटा को ब्रेक करना पड़ेगा, और इसीलिए इसने पहली कमांड दी नेविगेटर ने, टेक्स्ट टू कॉलम कमांड। तो इसने क्या किया, मेरे डेटा को टेबल में, और ये क्या बता रहा है भाई, विंडोज पर डेवलप की गई फाइल है, मैंने विंडोज पर ही बनाई थी, ठीक है? अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनी हुई CSV हो सकती है, राइट? या फिर डॉस पर हो सकती है। तो आपके पास सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ISO पर बनी हुई फाइल होती तो, राइट, डॉस पर बनी हुई फाइल होती तो। ये स्कैन करता है फाइल किस पर बनी है, ठीक है? उसके बाद सेपरेटर क्या है, कॉमा है, सेमीकोलन है, स्पेस है। कैसे है, अब आपके कॉलम देखो डिवाइड किस पे होंगे, स्पेस पर होंगे, पर मेरे डेटा में स्पेस है ही नहीं, तो ब्रेक कहां से करेगा ये, राइट? तो मैं भी डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे कॉमन जो ब्रेकिंग करनी है वो किस सिंबल के बेस पे करनी है, राइट? और ये जो आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं, फर्स्ट 200 रिकॉर्ड्स को ही स्कैन करके बता रहे। क्लियर हो गया? स्कैनिंग इस वाले फील्ड में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 200 की हो रही है। और यहां पर आए 3 बटन। अब ये 3 बटन भी आपके बहुत काम के हैं गाइस, ये समझने हैं आपको। पहला बटन है लोड, LOAD, लोड मतलब मुझे डेटा में कोई करेक्शंस नहीं करने। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा डेटा एकदम परफेक्ट है,
मुझे इसे डायरेक्टली यूज करना है पावर बीआई। ऐसे में अगर आपने लोड पे क्लिक किया तो पावर बीआई जो उसे लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और वो इस डेटा को कहां लोड करने की कोशिश करेगा, पावर बीआई में लोड करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में आपको एरर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब मैं सिस्टम को बोल रहा हूं कि पावर बीआई में यूज करने से पहले मैं डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि चेंजेस की जरूरत है तो ही आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने की, चाहे डेटा जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। तो जितना भी परफेक्ट हो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना चाहिए। लेकिन यहां पर हम अभी पहले लोड पे क्लिक करके देखेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। और कैंसिल का मीनिंग तो सबको पता ही है, ये कमांड ही कैंसिल हो जाएगी। तो फिलहाल मैं ट्रांसफॉर्म का यूज नहीं करूंगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा हमारा एक नई एप्लीकेशन का नाम, पूरी नई एप्लीकेशन ऑन होगी। तो मैं सिर्फ क्लिक करने जा रहा हूं। जैसे हमने लोड पे क्लिक किया, ये क्या करेगा, मेरे पूरे डेटा को इंपोर्ट मोड में यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के यहां पे क्या करना शुरू कर देगा, लोड करना शुरू कर देगा। और ऑब्वियसली ये सिर्फ लोड नहीं कर रहा, ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। तो हर रिकॉर्ड को उठाएगा, उसे ट्रांसफॉर्म करेगा, रिकॉर्ड को उठाएगा ट्रांसफॉर्म करेगा, रिकॉर्ड को उठाएगा ट्रांसफॉर्म करेगा। जहां जहां तक इसके हिसाब से चीजें मैच होती रहेंगी वो सारे रिकॉर्ड इंपोर्ट हो जाएंगे। और जो एक सेल भी ऐसा हुआ जो इसके हिसाब से मैच नहीं करेगा उसे एज एन एरर प्रेजेंट कर दिया जाएगा। चेक करना भी, ये 58 MB की फाइल है गाइस, थोड़ा तो टाइम लेगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल सही जवाब है इसका। आपके सिस्टम की मेमोरी कितनी यूटिलाइज की जा सकती है उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करती है। अगर आपका i9 है या i7 बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, राइट, आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, तो ये ऐसे भी हो जाएगा 10 लाख 15 लाख 50 लाख रिकॉर्ड, हाँ होते हैं फिर, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है भाई। क्यों तुम्हारे में जल्दी हो रहा है क्या? तुम्हारा कौन सा है ना, फाइल तो और टाइम लेगा भाई। बेसिकली i5 i3 को छोड़ो, ये मेजरली डिपेंड करता है आपकी रैम अवेलेबिलिटी पर कि रैम कितनी है और कैशे कितनी खानी। कैशे और रैम अगर आपके पास अच्छी है तो भी प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, ठीक है। मेरे लिए मैकबुक इसलिए बेकार है क्योंकि मैकबुक का हर प्रोडक्ट मुझे परचेज करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का मुझे कोई भी प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करना है ना, तो मेरे लिए तो लॉस है ना, वो क्या फायदा मुझे, क्यों बेकार में 2-4 लाख रुपए खर्च करने जब मुझे सब कुछ मेरे को फ्री में मिल रहा है, सिर्फ सिस्टम को छोड़कर। नहीं, मतलब ऑफिस मिल जाएगा मुझे, बाकी की एप्लीकेशन तो पे करनी पड़ेगी ना मुझे। हाँ बहुत है। चलो गाइस, आप कुछ मिला आप लोगों को? लगभग 10 लाख रोज में तो प्रॉब्लम ही आ गई गाइस। 18 लाख में से सिर्फ 10 लाख में तो प्रॉब्लम ही आ गई है ना। क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या हुआ गाइस। हमें यहाँ पर टेबल पर जाते हैं, चेक करो क्या प्रॉब्लम आ गई कि मेरे पास जो डेट कॉलम है रिकॉर्ड तो 18,12,888 पूरे आए हैं, राइट, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ किस में आई है, यहाँ पर ब्लैंक है, बाकी कहीं ब्लैंक नहीं है क्योंकि बाकी कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें? देखो ये बेसिकली कब होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे आया, ये मतलब टैबुलर व्यू, ये रहा, ये था ना, यहां से गए टेबल दिख गया, ठीक है। तो हमारे पास टैबुलर व्यू हो गया। ये आपका मॉडल व्यू है जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं टैबुलर व्यू की या फिर इसकी। तो गाइस ये तो मेरे लिए गलत हो गया क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स तो मेरे क्या नहीं हुए, इंपोर्ट ही नहीं हुए, तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन भाई तरीका है इसके पावर बीआई के काम करने का और आपको मिल गया डेटा यहाँ पर। लेकिन इस बार आपको इतने रिकॉर्ड्स एम्प्टी मिले हैं, इतने सारे एम्प्टी मिले हैं आपके पास कि ये ब्लैंक रिकॉर्ड ज्यादा उठाए गए क्योंकि 10 लाख के आसपास एरर है।
ठीक है, लेकिन हाँ अब आपके पास 10 लाख को छोड़कर लगभग 8 लाख रिकॉर्ड जो है वो वैलिड आपके पास आ गए। अब कोई भी डेट चेक करो, ये वही डेट है गाइस जो 12 तारीख से पहले की है या 12 तारीख तक है, उसके बाद की नहीं, जो इंडियन फॉर्मेट को मैच कर रही है। क्लियर? तो पावर बीआई सेल्फ भी डेटा लोडिंग करते हुए फाइल टाइप से कुछ चेंजेस करता है, और कभी कभी ये हमारे लिए बड़े इश्यूज होते हैं, बहुत बड़े इश्यूज। इसने एक काम नहीं किया, इसने 3-4 काम किए। डेटा टाइप भी डिक्लेयर नहीं की, इसने हेडर भी बनाया है ना। तो एक काम करते हैं, इस टेबल को डेटा से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। टेबल डिलीट, पावे खाली, वापस हम ये डेटा फिर से इंपोर्ट करेंगे, एग्जैक्ट सेम डेटा। लेकिन इस बार मैं एक काम करने जा रहा हूं, पावे को बोलने जा रहा हूं कि ये जो तुम कर रहे हो ना, कॉलम हेडर बना दो, डेटा डिटेक्शन कर दो, ये मत करना, क्योंकि इस डेटा को यूज करने से पहले क्लीनिंग मैं करूंगा, ना कि तुम। उससे फायदा क्या है, मुझे पता है मुझे डेटा को कैसे क्लीन करना है, सिस्टम को थोड़ा ना पता, सिस्टम तो मेरे सिस्टम के फॉर्मेट के हिसाब से कर रहा है। तो ऐसे में मुझे फाइल के अंदर ऑप्शंस इन द सेटिंग्स, और यहां पर हमें मिलता है ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर हमें 2 ग्रुप मिलते हैं। ग्रुप पहला है ग्लोबल ग्रुप, दूसरा है करंट फाइल। ग्लोबल ग्रुप का मतलब है अगर यहां से कोई भी चेंजेस किए गए तो आज के बाद पावर बीआई की हर फाइल में वो सारे चेंजेस एग्जैक्टली वर्क करेंगे। ठीक है गाइस? लेकिन दूसरा हमारे पास जो है वो है करंट फाइल, मतलब जिस फाइल में मैं अभी काम कर रहा हूं उस चेंजेस सिर्फ उस फाइल में होंगे, बाकी किसी भी फाइल में चेंजेस नहीं होंगे। एंड आई थिंक दैट्स गुड। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आज के बाद जितनी भी फाइल है सब में काम करे, तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पर करंट फाइल मिली। पहले ये बताओ हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले वो बताओ। हम्म हम्म नहीं, हम ये कह रहे हैं हम कर क्या रहे हैं, पहले ये बताओ। वो तो तुमने मुझे बता दिया, दिया। और ये देखो क्या कर रहे हैं गाइस हम लोग, क्या प्रॉब्लम थी बताओ। करेक्ट, समझो, सिस्टम जो एडिटिंग कर रहा है अपने हिसाब से, वो डेटा चेंजेस कर रहा है, हम कहते हैं कि सिस्टम अपने हिसाब से नहीं करे, वो हमारे हिसाब से करे, हम करेंगे उसको। तो उसके लिए मुझे कुछ ऑप्शंस को डिसेबल करना होगा, चेंज करना होगा, और उसके लिए आपको कहां जाना होगा वो हम बता रहे हैं। अब आगे समझ में? तो भाई ये जो चेंजेस होते किस में होते, डेट वाले में होते, तभी तो इतनी सारी एरर आई थी। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहां से ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर फिर से ऑप्शंस में जाएंगे, और हमें यहां 2 चीजें मिल रही थी, एक ग्लोबल और एक, दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्लोबल का मतलब आज के बाद हमेशा हर फाइल के अंदर ये चेंजेस मिल रहेंगे, और करंट फाइल का मतलब है, तो ज्यादातर रिकमेंड किसका है? करंट फाइल का, कभी भी ग्लोबल का नहीं करते। ठीक है, ग्लोबल के अंदर आपको वो चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं सिक्योरिटी नहीं, कहां गया, एक सेकंड दो मुझे। प्रीव्यू फीचर, किसकी बात करें? प्रीव्यू फीचर वो फीचर है गाइस जो पावर बीआई प्लान कर रही है आने वाले समय में लॉन्च करने का। ठीक है, यहां पर जो जो फीचर चेक है वो यूज में है, जो अनचेक है वो यूज नहीं किए जा सकते। समझ में आ गया? तो ये भी आपकी लिस्ट हमेशा बदलती रहती है, कभी फिक्स नहीं होती। क्लियर हो गया? अगर माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि कोई भी फीचर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो बिना आपको अपडेट किए वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा और वो यहां से हटा दिया जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि इस फीचर की ज्यादा डिमांड नहीं है तो वो क्या करते हैं, ना ही तो आपकी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करते हैं और उसको यहां से भी हटा देते हैं। तो ये सारे प्रीव्यू फीचर है, ये फीचर्स अवेलेबल होंगे नेक्स्ट रिलीज पर, अभी नहीं। डू यू गेट इट नाउ?
तो यहाँ लिखते भी नहीं, नेक्स्ट रिलीज तो 2024 में होगा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन 2024 में कब होगा मुझे क्या पता, कल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए कहा भी गया है कि इट मे बी चेंज और रिमूव इन फ्यूचर रिलीज, ठीक है। तो ये बहुत फीचर है, लोग कहते हैं कि सर वो फीचर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ जाके चेक कर लो, हो सकता है इसलिए नजर ना आ रहा आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करें डेटा लोड की। अब जब हम डेटा लोड कर रहे हैं तो पावर बीआई बाय डिफॉल्ट क्या क्या कर रहा है। पहला वो कर रहा है डिटेक्ट कॉलम टाइप, यानी कि वो हर कॉलम की टाइप डिफाइन चेक कर रहा है, हर कॉलम की इंडिविजुअली, और उसके हेडर को भी क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। मैं कहता हूं कि डेटा टाइप आप, क्योंकि वो अगर डेटा टाइप डिटेक्ट करेगा तो उसे असाइन भी करेगा। मैंने कहा नहीं करो भाई, कोई डेटा टाइप तुम डिटेक्ट नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी डेटा टाइप है या नहीं है, राइट। दूसरा क्या है, इंपोर्ट रिलेशनशिप फ्रॉम सोर्स ऑन फर्स्ट लोड। अगर मेरे सोर्स में रिलेशनशिप बनी हुई है तो उसे भी इंपोर्ट कर लो। एक्सेल या सीएसवी में तो कोई भी रिलेशनशिप होती ही नहीं है, तो ये तो रखने ना रखने को इम्पैक्ट ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं एसक्यूएल से डेटा उठाते हो, कैसे उठाते हो, तो मुझे नहीं चाहिए तो आप इसे अनलोड कर दो, और आपको रखना है तो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बड़ा पॉइंट वाला है हमारा, कौन सा, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप। जैसे ही डेटा पावर बीआई में लोड हो, अपने आप रिलेशनशिप बना दो टेबल के बीच में। ये फाइल सिस्टम में कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता, मतलब सीएसवी हुआ या एक्सेल हुआ, इसमें नहीं किया था। क्यों नहीं किया जाता, देखो गाइस, ऑटो रिलेशनशिप क्रिएट करने के 2 से 3 मेथड है। ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉलम का नाम देखता है कि कॉलम का नाम मैच कर रहा है क्या, ये उसकी डेटा टाइप मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब ऐसी गलती बहुत बार हो सकती है कि यहां पर तो कॉलम का नाम है डेट ऑफ बर्थ और वहां पे कॉलम का नाम है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये उसके अंदर क्या बना दिया आपस में, तो वहां पे भी कॉलम का नाम डेट रख दिया, मतलब फील्ड में जो रिकॉर्ड है वो डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे फील्ड में क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। लेकिन दोनों में उन्होंने क्या कर दिया, डेट डाल दिया, तो कॉलम का नाम भी मैच कर गया, डेटा भी मैच कर दिया। अब ये क्या बना देगा उसमें, जो कि गलत है ना। तो पावर बीआई फाइल सिस्टम में बहुत बार रॉन्ग रिलेशनशिप बना देता है। वैसे इसका एआई बहुत अच्छा है, पॉसिबिलिटीज कम होती है, लेकिन फिर भी तो मैं नहीं चाहता कि पावर बीआई खुद कोई रिलेशनशिप बनाए, ये भी मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मेरा डेटा फुल मैं कंट्रोल करूं, इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। नाउ टाइम इंटेलिजेंस, देखो अभी अगर मैं किसी ने टेबलू किया क्या, नहीं ना। एक चीज होती है जिसे कहते हैं हायरार्की, ठीक है। अगर आपने टाइम इंटेलिजेंस लगाया, इसे चेक किया, तो पावर बीआई अपने थ्रू इंप्लीमेंट टाइम इंटेलिजेंस के सारे फीचर यूज करेगा, और अगर आपने इसे हटा दिया तो वो यूज नहीं करेगा। तो फिलहाल हम इसको लगे रहने देते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसका क्या इंपैक्ट है। कोई इंपैक्ट नहीं है, प्रॉब्लम इसी की वजह से है ना, ऑटो डेट एंड टाइम। मेनली जो प्रॉब्लम है वो किसके लिए है, ऑर्डर रिलेशन के लिए, इंपोर्ट के लिए है और इसके लिए। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, अनचेक कर दिया। मैं इसको ओके करता हूं। ये क्या है, अलाउ डेटा प्रीव्यू टू डाउनलोड इन द बैकग्राउंड, मतलब अगर आप रिफ्रेश करते हो तो अगर आपने इसे क्या किया, अनचेक कर दिया, तो ये सारे के सारे प्रोसेस रोक देगा और पहले डेटा लोड करेगा, जो शायद नहीं होना चाहिए ना। सब कुछ चलते रहना चाहिए, डेटा बैकग्राउंड में लोड हो, इसलिए इसको चेक रखेंगे हम लोग कि ये नहीं ऐसे करे, एंड से ओके। नाउ पावर बीआई सेम है, कोई चीज नहीं, आपने कुछ चीजें डिसेबल की है, मैं वही डेटा दोबारा इंपोर्ट करता हूं। हाँ बिल्कुल, वो तो आप देखोगे ना किस किस को करना है, समझ गए। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर मुझे ही कॉपी करोगे, इसीलिए तो मैंने आपको डेटा नहीं दिया अभी, क्योंकि फिर तुम मुझे ही कॉपी करोगे ना। क्या कहा था मैंने, मैं डेटा जब क्लास कवर हो जाएगी उसके बाद दूंगा, क्योंकि उसके बाद तुम आओगे एरर के साथ, सर ये नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ 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 बिल्कुल सर, डू यू गेट इट गाइस। तो आपको ये समझना है कि किसको चेक रखना है, किसको नहीं रखना है। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, क्योंकि मैंने अनचेक कर दिया तो तुम्हें भी अनचेक करना है, ठीक है। अभी कॉपी कर सकते हो, अभी कोई बात नहीं, हाँ कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। टेक्स्ट पर जाते हैं, फिर से सेम डेटा उठाते हैं गाइस, सेम डेटा ओपन करते हैं। मैं फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, मैं सीधे क्या करूंगा, लोड करूंगा। लेकिन इस बार आपको कुछ नया दिखाई देगा। पहली बार क्या हुआ था, कॉलम के नेम बने थे, इस बार कोई कॉलम का नेम बना, क्योंकि कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं हुई तो नहीं बना। लोड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बार आपका डेटा
सीधा जैसा था वैसा का वैसा आपकी फाइल में आ जाएगा, कोई एरर नहीं आने। ठीक है गाइस, और कोई कॉलम हेडर भी नहीं बना, चेक करा, पहले कॉलम के हेडर थे प्रॉपर, इस बार हेडर भी नहीं। तो यहां पर अब आपके सामने सारा डेटा आ गया और आपके पास जो डेटा है वो 18 लाख ये पूरे आ गए। डू वी गेट इट? किसी को कोई डाउट? कोई एरर नहीं है, बिल्कुल कोई एरर नहीं, क्योंकि इसकी कोई डेटा टाइप है ही नहीं। और आपको पता है ना, जब किसी कोई चीज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आती है तो वो टेक्स्ट होती है, तो हर चीज क्या होगी? तो यानी कि अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूंगा तो करेगा ही नहीं, सम मिन मैक्स कुछ भी नहीं लगा पाऊंगा मैं, है ना। तो इसने तो नॉर्मल पेस्ट कर दिया, ऐसे टेक्स्ट सब कुछ पेस्ट कर दिया। लेकिन अब मेरा डेटा एक एक्सेल फाइल में है। अभी तक हमने किससे लिया था एग्जांपल? अब लेते हैं एक्सेल से। यार एक्सेल में तो एक और भी तो प्रॉब्लम होती है, शीट भी तो होती है। इस बार हमने सिर्फ है ना, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर इस बार हमने सिर्फ पेस्ट किया है, इस वजह से टाइम भी हमारा कम लगा है। हाँ, क्योंकि टेक्स्ट का हो गया ना, कन्वर्जन कर ही नहीं रहा है वो। भाई पहले क्या था, मैंने क्या बोला था, वो लोड करते हुए हर एक रिकॉर्ड को कन्वर्ट भी तो कर रहे हैं। इस बार इसने कन्वर्जन वगैरह किया कुछ? जब उसे कन्वर्जन नहीं करना, काम ही नहीं करना, तो सीधा सीधा उठाओ और इधर फेंक दो, है ना। तो फास्ट तो हो गया ना अपने आप ही। पहले तो उसे एक एक रिकॉर्ड को कन्वर्ट करना पड़ रहा था, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाना पड़ रहा था, अब तो वो भी नहीं लाना पड़ा। तो फास्ट तो होना ही है, करेक्ट और नॉट? पक्का कोई डाउट नहीं? चलो सर। नो सर हाँ जी बोलो। एक बात बताइए, जब भी हम फिर डेटा लोड करेंगे तो ईच एंड एवरी टाइम हमें इसकी सेटिंग्स चेंज करनी होंगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। शिल्पी देखो, मेजरली अभी अभी मैंने एक लाइन बोली थी कि जब डेटा फाइल सिस्टम से आता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब डेटा आता है ओरेकल से, सीक्वल से, डेटाबेस से, तो वहां इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां तो ऑलरेडी डेटा टाइप बनी हुई है। वहां डेटा स्टोरी होता है डेटा वैलिडेशन के साथ, डेटा टाइप्स के साथ, वहां आपको कभी ये डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट बनेगी ही एक्सेल से, आपकी रिपोर्ट बनेगी ही पीडीएफ से, आपको पता है डेटा कहीं और से आएगा ही नहीं, फाइल टाइप से आएगा, तो फिर तो शिल्पी हमें इसे करना चाहिए, चाहे आप ग्लोबल में सेट करो, चाहे फाइल टाइप में, करंट फाइल में सेट करो। ठीक है शिल्पी? ओके सर। लेकिन आप मेजरली, भाई बहुत सारी कंपनी से फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर कर रही है तो फिर तो करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में ज्यादातर कंपनी डेटाबेस को यूज कर रही है तो वहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके अच्छा सर, एक बात और बताइए, जैसे ना लाइक मैं जिस कंपनी में वहां पे ईआरपी सिस्टम। शिल्पी एक सेकंड, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो। वो तो अलग कहानी है, वो अलग बताओ। नहीं, नल के लिए एरर नहीं देता, उसके लिए कंसेप्ट अलग है। हाँ शिल्पी, अब आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे ना अभी मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे ईआरपी सिस्टम यूज होता है, जो डेटाबेस है वो ईआरपी है, तो उससे भी हम डेटा लोड नहीं, उससे आप डिसेबल नहीं करोगे। ओके, ठीक है, बट डेटा लोड कर सकते हैं ना हम उससे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ईआरपी से भी। ठीक है गाइस, चलो तो अभी हमने डेटा कहां से उठाया, अब हम डेटा लेने जा रहे हैं एक्सेल से। चलो एक्सेल, अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, फाइल की लोकेशन। फिलहाल मैं वही वाली फाइल ले लेता हूं जो आप पहले से जानते हो, जैमो फाइल है ना, ये ले लेते हैं हम लोग। और इसके अंदर आप सारे टैब भी जानते हो कौन कौन से है ना। क्या पूछ रहा है ये, कौन सी शीट का डेटा आपको इंपोर्ट करना है। लेकिन ये कर क्या रहा है यहां पे बैकग्राउंड में। एक्सेल में दो चीजें होती है, आई डोंट नो आपको याद है नहीं है, दो चीजें होती है, एक होता है रेंज, एक होती है टेबल। पता? कोई नहीं पता तो मैं बता देता हूं और करके भी दिखा देता हूं। इसे करते हैं कैंसिल। ऐसे कोई डेटा बना लेते गाइस, है ना। चलो कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, टाइम कम लगेगा और समझ में भी आ जाएगा आपको। ये वाली शीट का डेटा ले रहा हूं गाइस, और मैं सिर्फ शुरू के 10 रिकॉर्ड ले रहा हूं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसमें एक ही शीट है और आपने देख लिया इसमें कितने रिकॉर्ड है, सिर्फ 10 रिकॉर्ड है। 11 रोज हो गई लेकिन रिकॉर्ड 10 हुए, ठीक है। एक तो हेडर हो गया ना, चलो ठीक है, नो वरीज, लेट्स गेट इट सेव।
टेम्प के नाम से इसे सेव कर लेते हैं और अब डेटा हम यहां से भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ डेटा है, राइट। अब मैंने जब पावर बीआई के अंदर जाकर के इस फाइल को रेफर किया, तब भी क्या ये उतना ही टाइम लगा रहा है? चेक करते हैं। नहीं, अब वो प्रोसेसिंग रोक दी ना इसने। पहले तो एक ही शीट थी, एक ही शीट थी और उस शीट में कोई भी टेबल नहीं थी। क्या नहीं थी? टेबल नहीं थी। नहीं, वही तो समझाना है, इसीलिए मैंने डेटा बनाया गाइस। एक्सेल बाय डिफॉल्ट टेबल नहीं, रेंज का यूज करता है। ये रेंज है, ठीक है। टेबल क्या होती है? जब आप डेटा को इसमें कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। लेट्स हैव इट, मैंने ये कलर ले लिया, कोई बात नहीं, मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर ही देता हूं और इसका नाम भी रख लेते हैं, ईएमपी डेटा, ठीक है। अब ये दो चीजें दिखाएगा, क्या? शीट भी दिखाएगा और टेबल भी। और पता है ना, एक शीट में मल्टीपल टेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, राइट। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं इससे। और अब जरा देखो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि वो स्कैन करेगा, कोई टेबल तो नहीं है इसमें, जबकि दोनों में सेम रिजल्ट है। ये क्या है? क्या था गाइस? किसका नाम था ये? और ये किसका था? शीट थी है। उस शीट में जितना भी रिकॉर्ड है, अब हो सकता है ब्लैंक छोड़ करके 2-4 रिकॉर्ड होते। टेबल में तो फिक्स होता है, टेबल हमेशा डायनेमिक होती है। बिल्कुल जा रहा हूं, देखो। नहीं, दो अलग फीचर है, दोनों के कॉन्सेप्ट भी अलग है। टेबल एक डायनेमिक रेंज होती है, शीट डायनेमिक नहीं होती, समझ गए? टेबल एक डायनेमिक रेंज है, बिल्कुल। अगर उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं आ गए तो वो ऑटोमेटिकली कहां अपडेट हो जाएंगे? पावर बीआई में अपने आप अपडेट हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है आपको टेबल उठानी है या फिर आपको शीट रिट्रीव करनी है। दोनों में से कुछ भी ले ले, डेटा तो सेम ही है ना दोनों में। टेबल से उठा लूं या शीट से उठा लूं? अगर डेटा अलग अलग होता तो बात अलग थी। मैंने ऊपर टेबल बना दी, नीचे नहीं बनाया मैंने टेबल, तो अब शीट में से दोनों उठ जाएंगी और टेबल में क्या होगा अभी? तो वो टेबल उठेगी, है ना। तो फिलहाल हमने किया शीट, और शीट का आइकन और टेबल का आइकन भी देख लिया आप लोगों ने। ओके, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डेटा मेरे पास लोड हो जाएगा। मैं एक और एक्सेल फाइल दोबारा से कर रहा हूं, जो भी अभी हमने ली थी अपनी, वो दोबारा लेते हैं गाइस। एक और टेबल में गई, ये पहली टेबल हो गई, है ना, और ये हमारी दूसरी टेबल हो गई, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब गाइस दोबारा करते हैं, डेमो फाइल ओपन, और इस बार ये रही मेरी सारी टेबल दोबारा से। तो ये सारी टेबल को स्कैन कर रहा है, कहीं किसी में टेबल तो नहीं बनी हुई। इतनी सारी शीट्स में अगर इसे कोई भी टेबल मिलेगी तो वो यहां दिखाई देगी, समझ गए? अगर एक ही शीट है और उसी में टेबल है तो ऊपर, लेकिन अगर इतनी सारी शीट्स है, एक से ज्यादा शीट्स है आपके पास, और उनमें किसी में भी टेबल अगर है तो वो आपको यहां दिखेगी। भाई डेटा इतना बड़ा है भाई, तो स्कैन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब आप डिसीजन लोगे कि टेबल से डेटा उठाना है या फिर शीट से डेटा उठाना है, ठीक है। हाँ जी, और ये क्या आ गई? टेबल, टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो अगर इनमें से टेबल से डेटा उठाना है तो टेबल का क्लिक करो, रिव्यू तो सेम ही आने वाला है ना। ये चाहिए तो ये। अब इसके क्लिक करने पर ये अनेबल क्यों नहीं हुई? इसके क्लिक करने पर अनेबल क्यों नहीं हुई? इसके क्लिक करने पर अनेबल क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये सिर्फ प्रीव्यू है भाई। मैं किस टेबल के अंदर क्या स्टोर है मुझे तो पता ही नहीं भाई। टेबल के नाम से तो मुझे पता लग रहा है, मैं डेटा रेगुलर यूज करूं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं किस टेबल के अंदर क्या स्टोर है। तो प्रीव्यू दिखाने के लिए इस पर क्लिक करने से आपको क्या दिख रहा है? इसका प्रीव्यू दिख रहा है कि भाई ये डेटा है और इसमें इतने सारे ब्लैंक कॉलम भी उठेंगे, आप चाहो या ना चाहो। जब मैं दूसरी टेबल पर आया तो इसने फिर से चेक किया कि भाई ये डेटा है और इसमें कोई ब्लैंक कॉलम नहीं उठेगा।
अगर आप इस टेबल पर आते हो तो कहता है कि भाई इसमें कोई ब्लैंक कॉलम आएगा क्या? नहीं, ब्लैंक कॉलम भी नहीं आएगी, ब्लैंक रो भी नहीं आएगी। इसमें हाँ, इसमें तो ब्लैंक भी आएगी, ये नल। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने टेबल ना लेकर के शीट ली है और उस शीट में मैंने कुछ ब्लैंक छोड़ने के बाद डेटा डाला है, तो ब्लैंक रोज उसके बीच में भी उठेंगी। ये सन हो गाइस, राइट? तो ये कह रहे हैं कि यहां तो बहुत सारे ब्लैंक उठेंगे, लेकिन उठा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपने किसी को चेक नहीं लगाया। चेक लगाने का मतलब है मुझे सिर्फ इस शीट का डेटा उठाना है, बाकी का डेटा नहीं उठाना। तो आपकी चॉइस है किसका डेटा आपको चाहिए, किसका डेटा आपको नहीं चाहिए। जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चेक करोगे, जो जो आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से अनचेक कर दोगे। तो ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि मैं सारी शीट का डेटा उठाऊंगा ही उठाऊंगा, कोई रूल थोड़ी ना है। मेरी मर्जी है, मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं लूंगा, राइट गाइस? नाउ अगेन मैं फिर से करने जा रहा हूं क्या? ट्रांसफॉर्म नहीं, लोड। पता है ना लोड का मतलब क्या करेगा? डेटा को सारे डायरेक्टली बिल्कुल ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है? फिलहाल मैं ये दिखा रहा हूं कि किस किस सोर्स से डेटा उठता कब है, कैसे कैसे उठता है। फिर से हमने लोड किया गाइस, फिर मेरे पास क्या होगा? जितनी टेबल मैंने वहां सेलेक्ट की थी उन सबका डेटा इंपोर्ट मोड में यहां आ रहा है, और फिर से आपको क्या नजर आएंगे, ठीक है? तो यहां पर एरर क्यों आ गया? एरर होगा कुछ, चलो चेक करेंगे, कोई ना कोई तो एरर आई होगी। हाँ, ब्लैंक की वजह से आ सकती है, आई हो, ठीक है? तो फिर से इसने आपको बताया कि भाई इस टेबल में मुझे कुछ एरर मिली है, हो सकता है कि मेरे पास कोई एरर शीट हो, कोई रो हो जिसमें एरर हो, इसलिए उठी है, ठीक है? एवरीवन, तो अब ये मेरी पहली शीट हो गई, ये मेरी दूसरी शीट हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। देखो गाइस, आपने तो एक डेटा सीएसवी से उठाया था ना, वो तो अलग डेटा था, तो अब आपने एक्सेल से उठाया, वो अलग टाइप का डेटा है, लेकिन यहां आकर के सब कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज अ सेम डेटा। यस और नो? सीएसवी वाला कौन सा था? नहीं, डेमो अपडेटेड, यस। लेकिन यहां तो सारे एक जैसे तरीके से बिहेव कर रहे हैं ना, तो वहां से डेटा चेक किसी भी फॉर्म में आया हो, यहां पावर बीआई की फॉर्म ऑफ डेटा है, ठीक है? नाउ अब मेरे पास डेटा पड़ा है पीडीएफ में, पहले मैं पीडीएफ दिखा दूं। यहां डेटा किस फॉर्म में है? पीडीएफ में टेबुलर डेटा होता है? नहीं होता है। अब अगर मैं इससे उठाने की कोशिश करूं, मान लो मैं इससे यहां से कॉपी करके एक्सेल में ले जाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल, और पावर भी यही कहता है कि मेरा डेटा चाहे जिसमें भी फॉर्मेट में, अगर टेबुलर फॉर्म है तो मैं आपके डेटा को स्ट्रक्चर में यूज कर सकता हूं, बस सिर्फ डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए? टेबुलर फॉर्म में। तो अब ये डेटा मुझे यूज करना हो, पहले देख लो कितने पेज हैं यहां पर, कितने हो गए टोटल? 23 पेजेस हैं, राइट? हर पेज पर अलग अलग टेबल बनी हुई है, एक्चुअली उसी टेबल का पार्ट है, अलग अलग टेबल नहीं है ना? तो यहां पर अब अगर हम पावर बीआई में इस पीडीएफ से डेटा उठाना चाहे तो अब आपका कनेक्टर क्या होगा गाइस? पीडीएफ। क्या यहां पर पीडीएफ नजर आ रहा है? मोर में जाएंगे, तो कहां जाएंगे? मोर में जाएंगे, और मोर में हमें क्या मिलेगा? फिर से ये मिल गया पीडीएफ। अब हमने पीडीएफ पे कनेक्ट पे क्लिक किया, तो अब ये मुझे से पीडीएफ दिखा रहा है, सारी सारी कौन कौन सी आपके पास है ना? अपनी लोकेशन पर जाते हैं, पीडीएफ को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। नाउ फिर से देखना अपना नेविगेटर विंडो, इसीलिए मैंने कहा था नेविगेटर विंडो हमेशा बदल जाती। तो ये कह रहा है कि भाई जो डेटा आप उठा रहे हो वो टेबुलर एप्लीकेशन है ही नहीं, सीएसवी तो फिर भी सेमी स्ट्रक्चर होती है, पीडीएफ तो सेमी स्ट्रक्चर होती ही नहीं। तो अब आप डिसेबल कर ही नहीं सकते, ये अपने आप ही डेटा को नेविगेटर विंडो में ब्रेक करके टेबुलर फॉर्म में लेकर आ जाएगा, क्योंकि वो है तो टेबुलर फॉर्म में ही ना। और यहां पे क्या हुआ गाइस? ये पेज नंबर 1 का डेटा है, ये पेज नंबर 2 का डेटा है, ये पेज नंबर 3 का डेटा है, 4 का डेटा, 5 का डेटा। अब कितनी पेज थे आपके पास? 23 के 23 पेज आपको दिखा रहा है। अब हो सकता है आपको पेज नंबर 7 और पेज नंबर 18 और पेज नंबर 23 की जरूरत हो, बाकी की जरूरत नहीं है। अगर चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो। लेकिन यहां पर इसने आपके लिए एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की, पूरे डेटा को ऑलरेडी एक जगह मर्ज करके खुद ही दे दिया कि सारे के सारे 23 टेबल्स का डेटा एज अ सिंगल टेबल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। आई थिंक मुझे यही चाहिए क्योंकि वो सारा एक ही डेटा था। इफ आई से लोड, नाउ आई गेट टू नो कि वो डेटा भी यहां पर आया तो पीडीएफ से है, लेकिन बिहेव कर रहा है एज अ
पावर बीआई डेटा। Get it guys? तो ये वाला डेटा भी शीट 1 से ये वाला 23 पेजेस हमारे पास सारे आ गए। यहाँ पर जो भी डेटा मेरे पास था वो सारा आ गया। ठीक है, अभी तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिकॉर्ड दिखा रहे हैं आपको जो रिकॉर्ड आए हैं वहां से। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक फोल्डर की। मेरे पास एक फोल्डर है पॉपुलेशन डेटा, जिसमें मेरे पास 1950 से लेकर के सन 2021 तक के हम लोग पॉपुलेशन कलेक्ट करके रखी है। मान के चल रहे हैं कि आने वाले सालों में पॉपुलेशन यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं। देख लो कॉलम क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, लोकेशन, ये एज ग्रुप एक्सेट्रा, ये कॉलम है। पॉपुलेशन क्या रहने वाली है 1950 से लेकर के आपके पास डेटा यहां पर। तो कौन कौन से ईयर का, अब इन सभी फोल्डर्स के डेटा को मुझे तीनों फाइलों को एक साथ उठाना। अब एक तरीका कि पहली फाइल उठाओ, फिर दूसरी फाइल उठाओ, फिर तीसरी फाइल उठाओ। टाइम कंज्यूमिंग है। अगर 150 फाइलें हुई तो सिस्टम कहता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा एक काम करो, पावर बीआई में जाओ और इस बार आप लोगे फोल्डर। पाथ पूछ रहे हैं, गेट द पाथ। डेस्कटॉप नहीं, वो डेस्कटॉप पर नहीं है गाइस। मैं एक काम करता हूं ना, अच्छा नहीं कर सकता यहां तो नहीं है डेस्कटॉप पर, मुझे पता है। हाँ नहीं है वो डेस्कटॉप पर, हाँ नहीं है जी, नोएडा के नाम से। अच्छा सॉरी, मैंने उसे नोएडा में डाल दिया था। नोएडा के अंदर न्यू बैच के अंदर 5 बजे वाला बैच, और उसके अंदर पॉपुलेशन डेटा। डेस्कटॉप पे वो उसकी शॉर्टकट है, समझ गए? मैंने शॉर्टकट बना के रखी है जिससे कि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूं। ठीक है, ओके करते हैं गाइस। फोल्डर आ गया, उस फोल्डर के अंदर 3 फाइलें हैं हमारे पास, है ना? ओके करते हैं। अब ये मुझे नया नेविगेटर विंडो देगा कि भाई जो डेटा तुम उठा रहे हो वो एक्चुअली में 3 फाइलें हैं। अब ये एक्सेल भी हो सकती थी, सीएसवी भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, तो अब आपके सामने एक नया बटन आ गया क्या कि भाई ऐसे ही फाइलों को लोड कर दूं या डेटा को कंबाइन करके लोड करूं। समझ गए? कंबाइन करने पर इसे एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म डेटा एप्लीकेशन, जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। बिना पावर क्वेरी एडिटर के डेटा कंबाइन नहीं हो सकता। तो अब तक तो हम इग्नोर कर रहे थे किसको? अब ये कहेगा कि आप इग्नोर करने से काम नहीं बनेगा। अगर लोड कर दिया तो क्या होगा? 3 रो बनेंगी और तीनों में ये लिखा आएगा। तो ये तो हम क्या नहीं चेक कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए? कंबाइन। जैसे मैं कंबाइन करूंगा तो यहां पे ऑप्शन आ गया किसका? कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, राइट? कि अब अगर आप चाहो तो ट्रांसफॉर्म कर दो, नहीं तो सीधा सीधा कंबाइन करके लोड। अब आप डिसीजन लो क्या करना है। हमने किया, ठीक है, कंबाइन और लोड किया। चेक करते हैं क्या होने वाला है गाइस। नहीं, एरर नहीं आएगी, लोड हो जाएगा। इन्होंने अभी ये किया, ठीक है गाइस। तो दिखा रहा है कि मुझे ये फाइल मिली है। पहली फाइल का प्रीव्यू ये है, फर्स्ट रिकॉर्ड का। दूसरी फाइल का प्रीव्यू ये है, तीसरी का फाइल का ये है। अब आप बताओ, ये फर्स्ट फाइल का प्रीव्यू उठा रहा है, राइट? तो भाई मुझे जो प्रीव्यू मिला डेटा का वो ये मिला। क्या यही डेटा लोड करना है आरबीआई के अंदर? हाँ भाई, इसी को लोड करना है, ठीक है। और अगर कोई फाइल ऐसे एरर देती है तो उसको स्किप कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब देखो नया मिला ना, ये पहले नहीं था हमारे पास, मिला। ओके करते हैं, चेक करते हैं क्या होने वाला है। क्या हमारे पास 3 फाइलें आएंगी या सिंगल एक फाइल आएगी? तो 1950 से लेके 1919 तक का डेटा आ गया, 2000 का आ गया डेटा गाइस, और 21 तक का डेटा कंबाइन हो चुका है। इसने खुद ही पूरा डेटा कंबाइन किया और हमारे पास यहां पर पॉपुलेशन डेटा नाम का नया डेटा दे दिया। लेकिन ये क्या, ये तो डेटा सही नहीं आया, ये तो सिर्फ फाइलों के नाम कंबाइन करके दे दिए इसने, है ना। तो
यही तो जरूरत है हमें पावर क्वेरी एडिटर की। मैंने क्या बोला था, आपका डेटा चाहे जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उसे, क्योंकि आपको लग रहा है प्रीव्यू देखने में कि आपका डेटा एकदम परफेक्ट आ रहा है, जो कि लग भी रहा था अभी, लेकिन यहां पर फाइनली चेक करने पर क्या पता चला, एक्चुअल में डेटा नहीं आया, जबकि डेटा तीनों का कंबाइन हो गया लेकिन नहीं आया। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर एग्जांपल। पॉपुलेशन ले लेते हैं ना। हाँ भाई, यहां पर भी टेबल नजर आ रही है आपको कुछ? इस टेबल को चाहिए वो करना है मुझे, इंपोर्ट करना है। देखो गाइस, ये एक वेब यूआरएल है ना, और यूआरएल तो चेंज भी होता रहता है। अब जब आप वेब यूआरएल की बात करोगे तो यहां पर एक और पंगा आएगा। वो आपसे कहेगा कि भाई इस टेबल का डेटा जो भी आप उठाना चाह रहे हो, यहां तो 3-4 टेबल है। पहली बात तो पहले आप मुझे बताओ, आप इसे उठाने के लिए ऑथराइज भी हो या नहीं हो? ऑथेंटिकेशन चाहिए। लेकिन अगर वेबसाइट क्या है, एनोनिमस है, कोई भी डेटा डाउनलोड कर सकता है, तो फिर आपको वहां पर चॉइस मिलेगी पावर बीआई के अंदर कि जो डेटा आप उठाना चाह रहे हो वो कैसा है। तो अब क्या ले लेंगे हम, वेब। वेब पर मुझसे पूछेगा भाई यूआरएल दो, कौन सा यूआरएल है आपका, ये यूआरएल है। ओके करते हैं और फिर से चेक करो कि हमारे पास कुछ नया ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, मैंने पहले भी उठाया होगा तो इसने वो ऑप्शन ही नहीं दिया। नहीं तो क्या कहता है, एनोनिमस हो या कंपनी यूजर हो, अपने नाम बताओ, पासवर्ड बताओ, ये बताओ। वहां पे एनोनिमस सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। वो मैंने पिछले बैच में किया होगा तो इसने स्टोर कर लिया, वो करता है हमेशा। सारी टेबल स्कैन कर रहा है गाइस, जितनी टेबल इसको मिलेगी ना वो दिखाएगा यहाँ पर कि भाई मुझे ये सारी टेबल मिली है उस पूरे पेज पर। अगर प्राइवेट पेज हुआ ना गाइस तो हो सकता है स्कैनिंग भी ना हो। हाँ भाई, वेब आप डेटा सिर्फ तभी डाउनलोड कर सकते हो जब आपका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होगा, सिर्फ देख सकते हो ऑनलाइन। तो इसे इतनी सारी टेबल मिली, एक टेबल ये मिली, प्रीव्यू देखो। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। दूसरी टेबल इसे ये मिली, ये नहीं चाहिए। तीसरी ये मिली, चौथी ये मिली, हाँ ये टेबल मुझे चाहिए। ठीक है गाइस, इसे क्लिक किया और फिर से लोड कर दिया। मैं इस फाइल को कहीं सेव नहीं करने वाला हूं, याद रखना, नहीं करूंगा। क्योंकि तो हम रफ डेटा उठा रहे हैं तो मतलब थोड़ी ना, डेटा क्लीन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर्ली होना चाहिए। ये तो बस करके दिखा रहे हैं कि देखो डेटा आ रहा है, आ रहा है। अब पता नहीं कितनी एरर आ गई यहाँ पर, तो कितनी एरर आई कितनी नहीं है, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं अपना एक डेटा सोर्स जो पावर बीआई के अंदर है। मैंने अपने पावर बीआई के अंदर भी एक डेटा सोर्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है मेरे वर्क स्पेस में। माय वर्क स्पेस के अंदर भी डेटा सोर्स है मेरे पास, देख रहे हैं आप लोग, है ना। ये भी एक टेबल है, फैक्टर टेबल है। यहाँ पर रिपोर्ट्स है मेरे पास, डैशबोर्ड्स हैं। सेमेंटिक मॉडल का मतलब भी डेटा ही होता है। अब हो सकता है मुझे इस फाइल का डेटा निकालना हो, नहीं हो सकता गैस भाई, डिमांड है मेरी इसकी, इसके डेटा निकालने की। तो फिर क्या करें, तो ये यूआरएल कॉपी करूंगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको पावर बीआई से डेटा उठाना है तो, सॉरी गाइस ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ये अकाउंट मुझे हटाना पड़ेगा। पासवर्ड क्या है यार?
नहीं, ये नहीं करूंगा, पुट करो। माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग गलत हुई है। हो गया, डोंट वरी, ये हो जाएगा, सिस्टम में ऑलरेडी लॉगिन है ना। डन गाइस, तो अगर आपका अकाउंट लॉगिन है तो पॉपुलेशन डेटा भी हमारा आ गया, ये वाला भी आ गया, टेबल भी आ गया, राइट, हमारा ऑनलाइन डेटा भी आ चुका है यहां पर। ठीक है गाइस, ये रहा पॉपुलेशन वाला डेटा जो हमने अभी उठाया ऑनलाइन। अब मैं इस डेटा को भी यूज कर सकता हूं। अब हम बात कर रहे हैं अपना डेटा पावर बीआई से उठाने की। तो पावर बीआई के लिए क्या, एक तो आप डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हो, सिमेंटिक मॉडल बोला था मैंने अभी फाइल में से कोई डेटा उठाना है, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। नाउ इट इज गोइंग टू शो मी ऑल द सिमेंटिक मॉडल जो मेरे पास उसमें पड़े हुए हैं। कौन सा सिमेंटिक मॉडल का डेटा मुझे उठाना है, मुझे उठाना है अपने फाइनल रिपोर्ट का, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, देखो इसका एक बेनिफिट है, ये जितनी टेबल है वो सारे दिखाएगा। अगर आप सिमेंटिक मॉडल के डेटा को उठाते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उस फाइल में जितने भी कैलकुलेशंस किए गए हैं वो भी ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको कोई कैलकुलेशन दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पावर बीआई में ऑलरेडी कैलकुलेशन किया, विजुअलाइजेशन को छोड़ करके सारी चीजें इंपोर्ट हो जाएंगी यहां पर। तो आपको लगता है कि मुझे ये वाली टेबल भी इंपोर्ट करनी है, ये भी इंपोर्ट करनी है, ये भी इंपोर्ट करनी है, जो जो टेबल इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट करो, सबमिट करो यहां पर, राइट। अब ये पूरा डेटा उठा करके यहां पर टेबल दे देगा और उसमें सब में सारे कैलकुलेशंस, ये सिक्योरिटी का है कोई बात नहीं, आएगा, ठीक है, ये सारे कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म मुझे दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। और गाइस, दैट्स हाउ पीपल यूज्ड टू अलाउ रीयूज द डेटा सेट्स। डेटा को पब्लिश कर देते हैं कि आप मेरा डेटा दोबारा यूज कर लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन वगैरह करने की, बिल्कुल सिर्फ विजुअल बनाने रह जाएंगे, राइट गाइस। तो अब देखो आपके पास टेबल आ गई सारी सारी, और ये किस मॉडल में आई है हमारे पास, ये टेबल मैंने शायद वहां पे किस में ली होगी, डायरेक्ट क्वेरी मोड में ली होगी, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी मोड में। जो टेबल हमारे पास इंपोर्ट मोड में होगी वो इंपोर्ट मोड में नजर आएगी, राइट। और यहां पर हमारा डेटा पहले से है, वी गेट इट एवरीथिंग, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने मोड क्या लिया था इंपोर्ट करते हुए, अकॉर्डिंगली इट इज वर्किंग ऑन, राइट। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट थिंग अगेन। अब अगर मैं एसक्यूएल से डेटा उठाऊं, तो देखो एसक्यूएल से जब आप डेटा उठाते हैं तो यहां पर आपको सीक्वल सर्वर का सर्वर, यूजर नेम और पासवर्ड तीनों होने चाहिए, और तीनों के साथ साथ आपके पास ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए डेटा को रिट्रीव करने। तो मेरे सीक्वल सर्वर का नाम अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। मुझे मेरे सीक्वल सर्वर का नाम नहीं पता यार, तो तुम कहां से उठाओगे, सिंपल सी बात है। और वो कैसा सर्वर है, क्या वो लोकल सर्वर है या फिर वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल सर्वर है, एक्चुअल सर्वर है, तो आपको ऑथेंटिकेशंस बना के दिए जाते हैं उन ऑथेंटिकेशंस के हिसाब से। मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे, हाँ बोलो, करके देख लो भाई, मैं अपनी आईडी बता देता हूं। आईडी से कौन सा फर्क पड़ रहा है, सिक्योरिटी सारी यही है। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टम में पासवर्ड सेव किया जा सकता है ब्राउजर के अंदर, और जब मैं लॉगिन कर रहा हूं तो भी मेरी आईडी जो है, कंप्यूटर में लॉगिन करने की भी आईडी मेरी यही आईडी है, तो वो इसी आईडी के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, पासवर्ड पहले से सेव। क्या बोलूं, हाँ। तो सीक्वल सर्वर पे आते हैं गाइस, हमने सीक्वल सर्वर पे क्लिक किया। अब ये मुझसे मांगेगा क्या चीज, सर्वर का नाम। अगर आपके पास सर्वर का नाम नहीं है तो आप सीक्वल सर्वर को यूज नहीं कर सकते, और आप मेरे कंप्यूटर के सीक्वल सर्वर को तो कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का जो सीक्वल सर्वर है वो सर्वर नहीं है, वो लोकल मशीन पर इंस्टॉल एक छोटा सा इंस्टेंस है जिससे सिर्फ मैं कनेक्ट कर सकता हूं, आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका सर्वर का नाम ये रहा,
ये मल्टीपल भी सर्वर हो सकते हैं, याद रखना, मल्टीपल इंस्टेंस भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप किसके साथ कनेक्शन चाहते हैं। जब आप ये, मैं पहले दिखा देता हूं, जब मैं यहां पर जाता हूं तो मेरे पास कितने सारे डेटाबेसेस हैं। ये सारे डेटाबेस मेरे पास है और मैं सबको एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हूं। जब तक सर्वर को पब्लिक नहीं किया जाएगा तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेशन के लिए भी तो सर्वर को ऑनलाइन लाना पड़ेगा, फायरवॉल वगैरह बहुत कुछ चलता है, ऐसे ही नहीं होता। ये तो लोकल है, अगर आप मेरे कंप्यूटर के सर्वर को यूज करना चाहोगे तो नहीं कर सकते, भले ही मैं नेटवर्क से भी कनेक्टेड हूं। जब तक मैं इस सर्वर को ऑनलाइन सर्वर नहीं बनाऊंगा जहां आप कनेक्ट कर सके, तब तक आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। आपको मेरे आईपी की जरूरत पड़ेगी, या तो मेरे मशीन के नेम की या मेरे आईपी की जरूरत पड़ेगी। अभी तो आपको मेरा आईपी नहीं पता तो फिर कैसे एक्सेस करोगे, है ना? तो नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है और हर डेटाबेस में अलग अलग टेबल है। किसी में 500 टेबल है तो किसी में सिर्फ 4 टेबल है, किसी में कुछ टेबल है ही नहीं। तो जब हम पावर बीआई में जाते हैं तो पावर बीआई हमसे कहता है पहले सर्वर का नाम बताओ। ये मेरे सर्वर का नाम हो गया। अब ऑप्शनल है, डेटाबेस का नाम देना ऑप्शनल है, मेरी मर्जी है। लेकिन यहां मुझे कुछ नया और मिल जाता है। मोड तो मिलता ही मिलता है, मोड तो हमने डिस्कस किया था, इंपोर्ट मोड और डायरेक्टरी मोड, लेकिन कुछ नया भी मिलता है। देखो, अगर आप लोगों ने एसक्यूएल सर्वर में कभी काम किया होगा तो एसक्यूएल सर्वर में आप जानते होंगे कि एसक्यूएल सर्वर में टीएसक्यूएल क्वेरी भी होती है जिनके थ्रू आप डेटा फैच कर सकते हो। टीएसक्यूएल यानी कि ट्रांजैक्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूं। न्यू क्वेरी, ज्यादा ही नहीं स्लो चल रहा, चलो यूज काम करें, एडवेंचर वर्क ले लेते हैं। अरे यार, ये सिस्टम ही बहुत स्लो चल रहा है, टाइम दे रहा। अगर मैं सबकी सुनने लगा ना तो यहां मुझे क्लास लेना ही बंद करना पड़ेगा। गिफ्ट कर दो, मैं कह रहा हूं गिफ्ट कर दो। अरे यार बताओ, इन्हें बताते बोलते भी शर्म भी नहीं आती है भाई। तुम भूल जाते हो मैं बढ़िया आदमी हूं, इतना तो याद रखा करो। चलो ठीक है। सो यूज एडवेंचर वर्क 2016 ही ले लेते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारी पहली एग्जीक्यूशन हो गई है, जिसको हम रन कर लेते हैं। वो हो गया, वैसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कौन सी टेबल ले लेते हैं? मेरे हिसाब से इसमें एक टेबल है हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीएमपी डेटा। है क्या मेरे पास एम्प्लॉय आपकी टेबल? नहीं गाइस होल्ड करो, मैं टेबल देख लेता हूं। ये इसको ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पर्सन डॉट पर्सन ले लेते हैं, पर्सन डॉट पर्सन। राइट गाइस, तो अब मैं टेबल को, डेटा को निकालने के लिए किसका यूज कर पा रहा हूं? कोड का भी यूज कर पा रहा हूं। इस कोड को बोला जाता है TSQL कोड, ट्रांजैक्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ट्रांजैक्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली हम लोग ये एसक्यूएल डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं और भी अभी करेंगे, ये अभी हमने किया नहीं है, करेंगे। हाँ। तो यहां पे क्या किया गया है, हमने कोड भी लिखे। एसक्यूएल वाला आपको समझना भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपको एसक्यूएल आता है तो एसक्यूएल में काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो GUI, सब कुछ क्लिक 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 करके, और दूसरा एक कोड भी लिखना होता है। कोड से भी काम कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई, ट्रांजैक्ट TSQL, T ट्रांजैक्ट, S स्ट्रक्चर, Q क्वेरी, L लैंग्वेज। तो ये देखा गया है कि जो लोग एसक्यूएल में काम करते हैं वो एक्चुअली में क्वेरीज के साथ काफी कुछ कर पाते हैं। सही में बहुत कुछ होता है यार, क्वेरी बहुत पावरफुल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया
कि आप जब डेटाबेस से डेटा उठाओगे तो आप क्वेरी भी लिख सकते हो, अगर आपको क्वेरी आती है तो। समझ गए? अगर क्वेरी आती है और आप क्वेरी का यूज करके डेटा उठाना चाहे तो वो क्वेरी भी यहां लिख के आप क्या कर सकते हो, डेटा उठा सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो सारी क्वेरी लिखो और डेटा उठा लो। पूरी क्वेरी लिख सकते हो, प्रोसीजर लिख सकते हो, व्यूज लिख सकते हो, किसी भी चीज को, जो भी SQL सर्वर का कोड है। तो स्ट्रक्चर तो पूरा ही रहेगा ना। अगर तुम क्वेरी की बात करोगे तो पूरा ही स्ट्रक्चर रहेगा ना। वो तो ऐसा नहीं होना कि सिंपल उसे कैसे पता चले तुम कौन से डेटाबेस से कनेक्ट हुए हो, है ना। तो ऐसे में तो डेटाबेस का नेम यहां देना जरूरी हो जाएगा, ठीक है, तभी वो यूज करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। लेकिन फायदा क्या हुआ, जिन लोगों को पास कोड ऑलरेडी बने हुए हैं वो नहीं चाहते कि पूरा सब कुछ दोबारा करूं, वो सीधा सीधा अपने कोड को यहां पेस्ट मारेंगे और सीधा सीधा ओके कर देंगे, डेटा आ गया, है ना। जैसे कि हमारे पास होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर एग्जीक्यूशंस होते हैं, तो अगर उन एग्जीक्यूशंस को लाना हो तो अब यहां कोई टूल ही नहीं है, यहां टेबल से डेटा उठा सकते हो, एग्जीक्यूशन से नहीं उठा सकते, तो उनके लिए कोड होता है, वो कोड डाल दो उठा लेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कोड आनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि एसक्यूएल के साथ तो कोड मिल रहा है, एक्सेल के साथ तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई कोडिंग सिस्टम होता नहीं है डेटा रिट्रीविंग का। तो ये कहता है कि लेकिन हमें क्या जरूरत है, हम थोड़ी ना कोड लिख रहे हैं, हमें थोड़ी ना एसक्यूएल के कोड लिखने हैं, नहीं लिखने तो ओके करो। अब ओके करने पर ही आपको क्या देता है, नेविगेटर विंडो फिर से देगा, फिर कहेगा कि देखो भाई तुम्हारे पास ऑथराइजेशन इस सारे डेटाबेस को एक्सेस करने का है, जिसका ऑथराइजेशन आपके पास होगा उसी की लिस्ट मिलेगी, बाकी कोई नहीं मिलने वाला आपको। समझ गए? मेरे पास सबका ऑथराइजेशन था तो मुझे सारे मिल गए, इसमें से कौन सी टेबल उठानी है वो सेलेक्ट करो। आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा आसान है ना गाइस। मुझे प्रोडक्ट की टेबल चाहिए, प्रोडक्ट की टेबल का प्रीव्यू मुझे दिखाएगा और इस डेटा को मैंने लोड कर दिया पावर बीआई के अंदर। बेसिकली मतलब ने सर्वर एसक्यूएल सर्वर का नाम दिया, सारा लिस्ट दे दे जो आपसे तो यूजर नेम पासवर्ड भी मांगेगा, मेरा इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि मेरे सिस्टम में सब ऑलरेडी स्टोर है, सब कुछ है ना। वो पूछेगा भी आपका यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ मांगेगा। प्रोडक्ट टेबल ली थी ना हमने, डिम प्रोडक्ट, डू वी गेट इट एवरीवन? आ गया डिम प्रोडक्ट। तो किसी भी सोर्स से डेटा पावर बीआई में लाया जा सकता है, बस आपके पास उस सोर्स का प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड कनेक्टर होना जरूरी है। अब वो सोर्स क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। डू वी गेट इट एवरीवन? लेकिन याद रखना ये पूरा वेस्टेज है। क्यों वेस्टेज है? ये पढ़ा वेस्टेज नहीं है, डेटा वेस्ट है, ठीक है। ये क्यों पूरा वेस्ट है? क्योंकि हमने डेटा को सीधा लोड कर लिया है, जबकि बहुत सारे एरर्स भी हमारे डेटा में आए हैं। तो यहां पर अभी तक आपने सिर्फ इतना देखा कि पावर बीआई में डेटा लाने का मेथड क्या है, लेकिन डेटा को अभी तक हमने क्लीन नहीं किया। तो ये क्यों वेस्ट है समझिए, क्योंकि आप ऑलरेडी फॉल्टेड डेटा को पावर बीआई में लोड कर चुके हैं, जो गलत तरीका है। लेकिन एक फायदा जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको याद है हमने ये वाला जो डेटा उठाया था वो लगभग 58 MB का था। मैं इस फाइल को जरा सेव करता हूं, तो कम से कम मेरी फाइल का साइज 58 MB से तो ज्यादा होना चाहिए ना गाइस। जबकि वो 10,48,000 पूरा डेटा आया है गाइस। हाँ 18 लाख बिल्कुल ठीक है। फाइल का साइज जरा देखना गाइस कितना है, मतलब 58 MB का तो सिर्फ एक था। उसके बाद फिर मैंने एक्सेल के इतने सारे डेटा उठाए, मैंने सिमेंटिक से उठाया, मैंने वेब से उठाया, मैंने एक्सेल से उठाया, पीडीएफ से डेटा उठाया। पावर बीआई आपके डेटा को कंप्रेस करके भी काम करता है। कंप्रेस किया अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हें ये 200 किलो का वेट है, इसको यहां से यहां ले जाना है, वो 200 के 200 किलो एक साथ लेके जाना है, कर दोगे क्या? और अब मैं कहूं कि इस 200 किलो के डेटा को एक काम करो, जितने छोटे वो में कर लो, 2 किलो 10 किलो 100 किलो,
लेकिन इसको इधर से इधर पहुंचा दो, कर दोगे क्या? आप समझ में आएंगे? तो कंप्रेस करने से परफॉर्मेंस पर इंप्रूवमेंट होता है, इसलिए इसको कंप्रेस किया। ठीक है गाइस, डू यू गेट इट? इतने वैलिड क्वेश्चन है तो आंसर मिलने वाले हैं, उसको बोलने तो जो बोल रहे हो, तभी मैंने उसके गुस्से का आधा कब हो गया। ठीक है, सो डू यू गेट इट गाइस? 20 MB के आसपास ही हमारा डेटा का साइज रह गया, उससे ज्यादा है भी नहीं, और ये भी और कम होगा क्योंकि अभी हमने डेटा को क्लीन नहीं किया। तो डेटा को क्लीन करने के लिए हमें एक नया टूल पढ़ने की जरूरत है, तो हम अगली क्लास में वापस से सारा डेटा उठाएंगे, लेकिन इस बार डेटा को क्लीन करते हुए जाएंगे, और उस टूल का नाम है पावर क्वेरी एडिटर। ये पूरा टूल अब हमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने डेटा इंपोर्ट के सारे मेथड देख लिए। अब मैं सारे के साथ 126 के 26 दिखाने वाला नहीं, 166 तो डेटा दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे तुम लोग। बिल्कुल, वो मिलेगा, अब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मेरे पास डेटा है सारे के सारे। इनका यूज क्यों करना है? क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर ही वो एप्लीकेशन है जो डेटा को क्लीन या ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कोई और एप्लीकेशन ये काम नहीं करती पावर बीआई में। तो पावर बीआई में कहा जाता है कि किसी भी डेटा को पावर बीआई में लोड करने से पहले उसे क्या कर लेना चाहिए? ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके क्वेरी से क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बोलो। यूआरएल कॉपी करो, वेब में जाओ, डाल दो। भाई मैं कहां गया था? यहाँ पर पावर बीआई के अंदर कहां गया था? वेब में। और वो यूआरएल यहां पर मैंने क्या किया था? पेस्ट। बाकी तो पावर बीआई ने किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। वो यूआरएल जो टैबुलर फॉर्म में होगा, टैबुलर फॉर्म में जो होगा वो सारा आपको दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। अगर टैबुलर है ही नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, करेंगे जब वो टॉपिक आएगा तब करेंगे, अभी नहीं। एसक्यूएल पढ़ लिया तभी पूछ रहा है, इससे क्या कनेक्टेड? कोई कनेक्शन नहीं सर, अपना डेटाबेस से तो अपने से हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो तुम्हारे पास उसका तो ऑथेंटिकेशन, तुम्हारे सिस्टम में माई एसक्यूएल होगा, एसक्यूएल नहीं होगा। तो सर द्वारा से एसक्यूएल नहीं कराते हैं, माई एसक्यूएल कराते हैं। तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो, तुम ये बकवास मत कह। माई एसक्यूएल ओरेकल का प्रोडक्ट है और MS SQL माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो यहां पर माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी के लिए एक ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तुम गूगल पे जाओगे तो तुम्हें कहेगा एक ड्राइवर इंस्टॉल करो, पूछेगा वो, माई एसक्यूएल पे क्लिक करो, तुरंत बोलेगा वो पहले ड्राइवर इंस्टॉल करो, क्योंकि तुम्हारे मशीन पर माई एसक्यूएल पड़ा हुआ है और मशीन के एसक्यूएल को पावर बीआई, देखो पावर बीआई अपने हर प्रोडक्ट के लिए कोई कनेक्टर नहीं मांगेगा, माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो नहीं मांगेगा, ड्राइवर नहीं मांगेगा। लेकिन माई एसक्यूएल उसका प्रोडक्ट नहीं है, ओरेकल का है, तो उसे क्या चाहिए? कनेक्टर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, दोनों के बीच में कनेक्टर तो है इसके पास, लेकिन साथ में ड्राइवर भी चाहिए जो दोनों को आपस में लिंक कर सके। तो तुमसे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगी तुम डेटा निकाल नहीं सकते। तो ऐसे मतलब भी हाँ चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।